मैन विद अ मिशन, कि उस मिशन को हमें कहां तक लेकर के जाना है। इन सब की जानकारी हमें स्वयं उसी व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिलेगी जिसने इस कारवां को यहां तक पहुंचाने का काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस मीटिंग को एंड तक पूरी तरीके से सुने सर, पूरी तरीके से। जो लोग पहली बार आए हैं वो भी, जो लोग पुराने हैं वो भी, और जिन गेस्ट को हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया हो, जो शुरू में हो सकता है कि अच्छा महसूस ना करें बातों को, क्योंकि कई बार कहानियां अच्छी नहीं लगती है, नए आदमी को, पुराने को लगता है, लेकिन उसको सुने जरूर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को अगर यहां तक पहुंचा सकता है तो बहुत सारे हमारे साथ आज ऐसे लोग भी साथ में जो साधारण नहीं है, पहले से असाधारण है, उनकी मंजिलों को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो एवरीवन इज रेडी? राजू जी, संजय जी, मनोवर जी, तरुण जी, क्या हम शुरुआत करें? हम इनवाइट करें अपने सारथी को जिसने इस आरएवी के रथ को आज तक यहां तक पहुंचाया और आगे इसको लगातार महाभारत जीतते हुए पहुंचाने की ताकत रखते हैं। तो हेल्पी वेलकम सर, जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों से हम चाहेंगे कि हमारे सीएमडी सर, हमारे कर्ता धर्ता स्वयं बताएं कि हमारी मंजिल कहां है। सो वेलकम मिस्टर विक्रम सिंह सिसोदिया। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार सभी लोगों को, जितने भी हमारे आरएवियंस हैं, साथी हैं, और सभी जो आज नए गेस्ट हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा इंट्रोडक्शन राकेश जी ने करा ही दिया। जो नए लोग हैं, बाकी जो इस परिवार का हिस्सा हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हैं मेरे से। तो आज यकीन मानिए, मैंने जब सेल्स में पहला कदम रखा था तो वो ट्रेडिशनल सेल्स हुआ करती थी, और ट्रेडिशनल सेल्स में 101 अधिकतर अपने ग्राहकों से, अपने लोगों से, अपने सोसाइटी के लोगों से आपको डील करना होता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बहुत शुरू से, जब मेरा करियर शुरू हुआ था, तो बहुत शुरू से मैं महत्वाकांक्षी तो था। तो ट्रेडिशनल सेल्स में आने के बावजूद भी मैंने कभी एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल व्यापारी की तरह से काम नहीं किया। मुझे इतना सौभाग्य नहीं मिला कि मैं 10-20 साल किसी कंपनी के लिए सर्विस दे पाऊं, किसी के लिए नौकरी कर पाऊं। तो नौकरी के नाम पे मेरी लाइफ में मुश्किल से 2 बार में, एक बार मैंने करियर के शुरुआत में लगभग 8 महीने नौकरी की थी, तो जिस कंपनी के लिए नौकरी करी वो कंपनी बंद हो गई। छोटी सी सैलरी मेरी हुआ करती थी उस टाइम 800 रुपए, और बाद के 3 महीने में वो भी नहीं मिली थी। तो एक ग्रुप है जिसे आप भी जानते हैं, एक जमाने में उसके टीवी बड़े फेमस हुआ करते थे, अपट्रॉन। तो अपट्रॉन के टीवी के साथ साथ अपट्रॉन ने एक ईपीबीएक्स का सिस्टम निकाला था। बहुत अरसे पहले की बात है, ये हो गए होंगे 26-27 साल, 28 साल। तो उस टाइम ईपीबीएक्स की उस विंग में मैंने काम करना शुरू किया एज ए एम्प्लॉय। मुश्किल से 4 महीने सैलरी मिली, और बाद के 3 से 4 महीने की सैलरी वो कंपनी लॉस में चली गई और अपट्रॉन ईपीबीएक्स को बंद होना पड़ा। तो उसके बाद मेरा कैरियर फिर शुरू हुआ एज ए बिजनेसमैन। मेरे पास पैसा नहीं था, बैकग्राउंड नहीं थी, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी, कोई सोशल ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि मुझे कॉन्टैक्ट्स का फायदा मिलता। और जैसे मैंने कहा कि ना पैसा था, ना कॉन्टैक्ट्स थे, ना सोशल इमेज ऐसी थी। मैं मेरे बहुत मिडिल क्लास भी नहीं कहना चाहिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ एक यंगस्टर था। तो मेरे पास छोटे मोटे या तो नौकरी करने के अपॉर्चुनिटीज थी या छोटा मोटा कोई व्यापार करने का। तो जब पहली एम्प्लॉयमेंट में मुझे चोट लगी, यानी मेरी नौकरी गई, तो मैंने फिर एक अहद उठा लिया, एक जिद कर ली कि नहीं, अब नौकरी नहीं करेंगे किसी को। तो व्यापार करना शुरू किया। व्यापार के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने, आप यकीन मानिए, पहला जो व्यापार किया वो एक छोटा सा पीसीओ खोला मैंने, और वो भी अपने दोस्त के मकान में, उनके बाहर का छोटा सा एरिया बिना किसी रेंट के उधार लेके मैंने अपना पीसीओ खोला। उस पीसीओ को खोलने के लिए मुझे आज भी शायद याद आता है कि कुछ 1000 रुपए लगे थे, और वो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पिताजी को कन्विंस करके, पापा को कन्विंस करके
कि पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो टेलीफोन वगैरह लेके टेलीफोन खरीदे, एक दो हैंडसेट खरीदने के लिए, एक छोटी सी टेबल, एक कुर्सी और 2 बेंच खरीदने के लिए लगभग उस टाइम में मुझे याद पड़ रहा है लगभग 12-15 हजार रुपए लगे थे। तो वो पापा ने किसी तरीके से मैनेज किए। जैसे मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड भी कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं था, तो वहां से करियर शुरू हुआ और वहां से मुझे चस्का लग गया, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, एज ए एंटरप्रेन्योर काम करने का। अब मेरे परिवार में मुझसे पहले मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, सभी लोगों ने या तो किसान रहे थे नॉर्मल, और या नौकरियां की थी, और वो भी बहुत छोटी। कोई आईएएस नहीं था, कोई पीसीएस नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था उस टाइम। तो बहुत एक लोअर, बिल्कुल हिंदुस्तान की बहुत नॉर्मल सी जिंदगी जीने वालों में हम लोगों का परिवार हुआ करता था। तो जर्नी यहां से शुरू हुई। तो अनुभव नहीं थे बिजनेस के, कोई खानदान में भी ये कहने के लिए नहीं था कि पैसा कमाया कैसे जाता है और अगर कमा लिया है तो उसे संभाला कैसे जाता है। तो मैंने जिंदगी में, अपने करियर में हर चीज मैंने चोट खा के सीखी। कमाना गंवा के सीखा, और कमा के फिर गंवाना सीखा, और गंवा के फिर संभलना सीखा। तो एक एक स्टेप में बिजनेस में लेता गया, अपने अपने तरीके से, जो भी मुझे समझ में आया। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड से एकदम फर्स्ट मैन फ्रॉम माय ब्लड, ये कह सकते हैं कि मेरे पूरे खानदान में मुझसे पहले किसी ने व्यापारी बनने का शायद ख्वाब नहीं देखा होगा। मैं पहला पागल था। तो जिंदगी आगे बढ़ती चली गई, फेल्योर्स पे फेल्योर्स मिलते चले गए। एक मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी आगे बढ़ाऊं, एक चीज मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि जो एक यंगस्टर था आज से 27-28 साल पहले, जो जर्नी जिसने शुरू करी थी, जिसका जो औकात थी, हैसियत थी, वो अपनी नई साइकिल खरीदने की भी नहीं थी। और एक जमाने में वो एक सपना देखा करता था कि मेरा पहला ड्रीम था, आप यकीन मानिए कि मेरे पास एक एड देखा था मैंने। उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में एक एड देखा था होंडा सिटी 100 का। तो मैंने कॉस्ट उसकी मालूम करी, मेरी औकात से कहीं ज्यादा कॉस्ट थी। एक मैकेनिक के पास गया, बोला भाई लाल कलर की होंडा सिटी 100 मेरे को खरीदनी है, सेकेंड हैंड कितने की मिलेगी? तो उसने कॉस्ट बताई और वो मेरा पहला ड्रीम बना व्हीकल का। तो मैं लगभग 6 महीना 8 महीना पीसीओ चलाने के बाद मेरा पहला जो व्हीकल था वो सेकेंड हैंड रेड कलर की होंडा सिटी 100 था, जो आजकल शायद नहीं आती है। वो मेरा पहला ड्रीम था जो मैंने अचीव किया। बट इस छोटे से ड्रीम ने एक चीज मेरे अंदर डाल दी कि उस वक्त में मेरे साथी लोग अपने पिताजी की बाइक को यूज करके, मैं भी किया करता था उससे पहले, ठीक है ना, और खाली उसको दौड़ाया करते थे और शाम को आके पिटा करते थे। मैंने भी कहा कि मैं भी ऐसा ही था। मैं तो कांशी तो था ही, शौकीन था पूरा। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी बाइक अपने कमाई से खरीदी है। तो वहां से एक चस्का लगा ड्रीम अचीव करने का, सपने देखने का। लेकिन जैसा बताया कि अनुभव नहीं थे, ना कमाने के थे और ना कमा के उसको संभालने के थे। तो कमाता तो था मेहनत से, लेकिन गंवा देता था। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने की जरूरत होती है। पैसे को कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को कमा के उसका सही उपयोग करना, उसका इन्वेस्टमेंट करना, उसका ढंग से इस्तेमाल करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो मुझे सीखने में 20 साल लगे। पूरा करियर लग गया, झोंक दिया मैंने पूरा अपने आप को। तो जर्नी शुरू हुई मेरी, और मैं जो आपको बीच में बताने वाला था कि इस जर्नी में हर एक मेरी जिंदगी की 27 साल की फेलियर्स ने आज जो भी कुछ मेरे पास है, लोगों को जो दिखाई देता है, जो मैं एंजॉय करता हूं, आप यकीन मानिए उस सब में हर मेरी फेलियर से कोई ना कोई आज के मेरे वर्तमान की ईंट बन के मेरे साथ है। मेरा आज छोटा सा ये परिवार, जिसे मैं आरएवी फैमिली कहता हूं, ऑर्गेनाइजेशन आप कह लीजिए, इसे कंपनी कह लीजिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस मेरे सपनों के महल की
या इस कंपनी की बुनियाद में मेरे पीछे बीते हुए वक्त की एक एक फेल्योर्स की निकली हुई एक एक ईंट लगी है। मैं आज अपनी अगर छोटी मोटी जो भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम द वर्थफुल टू टेल यू द स्टोरी ऑफ माइंड, लेकिन आज मेरे लोगों ने कहा कि नहीं, बीता हुआ कल से लेके और आने वाले कल तक आप क्या हो, क्या रहे हो और क्या होना चाहते हो, हमारे साथ आपके क्या विजन है, क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, वो एक बार शेयर कीजिए। तो उस लिए बस थोड़ी सी कुछ यादें हैं। तो मैंने कहा कि मेरे जितनी भी जिंदगी में 27 साल में फेल्योर्स रही, और आप यकीन मानिए मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूं इस दुनिया में कि जिन्हें ऊपर वाले ने बस एक चीज दी थी, वो दी थी ना हारने का जज्बा, सपने देखने की कुवत, सपने जागती आंखों से, खुली आंखों से। मैं उन सपनों की बातें नहीं करता जो सपने आपको अनजाने में रात को सोते हुए आ जाते हैं, वो सपने सपने नहीं है। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो मैंने खुली आंखों से देखे थे। और आज यकीन मानिए, मैं जैसे कहा कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूं जिसने जिंदगी को बहुत करीब से और बड़े उतार चढ़ाव के साथ देखा है। जिंदगी में हर वो चीज हासिल की है जो कभी मैंने अपने ख्वाबों में सोचा था, और जिंदगी में उतने बुरे से बुरे वक्त और उतने बुरे से बुरे हालातों से मैं गुजरा हूं कि जिसमें बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, शायद अपनी जिंदगी भी दे डालते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मेरी फेल्योर्स की कहानी मेरी सक्सेस से बड़ी है, आप यकीन मानिए। जो भी मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली टू थिंग्स। नंबर वन, मेरी फेल्योर्स की वजह से, और नंबर टू, मेरे लोगों की वजह से। शायद मेरे फेल्योर्स में जो मेरा चरित्र निकल के आया कि मैं फेल होने के बावजूद भी मेरे लोगों से बीते हुए वक्त में बेईमान नहीं हो पाया, मैं उनके हक को मारने की हिम्मत नहीं कर पाया, शायद इसने मुझे आज यहां लाके खड़ा किया है। मुझे अच्छे से याद है बहुत सारी अपने वो घटनाएं, दुर्घटनाएं, जहां मैंने सपना देखा, मेरे साथ में बहुत सारे लोगों ने सपना देखा, तो कभी किसी बाहरी कारण से, तो कभी किसी मेरी बेवकूफी से वो जर्नी ब्रेक हुई, वो जर्नी टूटी। इस आरएवी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत मैंने 2012 में की थी, अपने टूटे फूटे अनुभवों को लेके की थी, और कुछ लोगों को, और सबसे खास बात क्या है, मैं जो आज में इस जर्नी में आपको बताऊंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत, ये रजिस्ट्रेशन तो दिल्ली से हुआ था, एनसीआर से हुआ था, बिकॉज मैं नेटिव प्लेस मेरा एनसीआर ही है, मैं पैदाइश वहीं की हूं, परवरिश मेरी वहीं हुई है, ऑलमोस्ट मेरा कैरियर भी 80-90% वहीं रह के बीता है। मेरा पूरा सोशल सर्कल, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, मेरा पर्सनल समाज वहीं रहा। गाजियाबाद का मैं रहने वाला, उसके पास में गांव का मैं पैदाइश, तो पूरा मेरी सोसाइटी वहीं की थी। लेकिन ये आरएवी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैं शुरू किसी और चीज के लिए करना चाहता था, जर्नी कुछ और तरफ में ले जाना चाहता था, और उसी संबंध में मैं गया हुआ था, शायद बनारस या गोरखपुर गया हुआ था। वहां से लौटते हुए मेरे एक पुराने साथी हैं जिन्होंने मुझे याद किया, लखनऊ में वो रियल एस्टेट का काम कर रहे थे। एक दो बार उनके कॉल आए थे, मैंने कॉल रिसीव किया। मैं लगभग शायद 1 घंटे डिस्टेंस पे था लखनऊ में। उन्होंने कहा कि भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप लखनऊ उतर जाओ। मैं लखनऊ उतर गया। 6 महीने से मैं रियल एस्टेट में इंटरेस्ट तो ले रहा था, लेकिन रियल एस्टेट में काम शुरू नहीं कर पा रहा था। तो उनके ऑफिस गया। अब वो नेटवर्क बिल्डिंग के बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्स की दुनिया में मेरे बहुत प्यारे और मेरे बहुत चाहने वाले हुआ करते थे, और एक तरीके से मेरे अनुयायियों में, मेरे फॉलोअर्स में, मेरे प्रशंसकों में से एक हुआ करते थे। जब उनका मैंने ऑफिस देखा और उनका लाइफ स्टाइल देखा तो आई वॉज इम्प्रेस्ड। आई वॉज ए नॉर्मल पर्सन दैट टाइम, और बहुत सारे फेलियर्स झेल चुका था बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। अगर आसमान छुआ था तो वो आसमान से नीचे गिर के जमीन पे ही नहीं बल्कि शायद गड्ढों में जा चुका था।
तो मैंने उन्हें देखा, आई वॉज इम्प्रेस, यार ये इस बंदे ने तो मुश्किल से 2-3 सालों में बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है, बड़ा अच्छा दिख रहा है। आई स्टार्टेड रियल एस्टेट कि भाई ठीक है शुरू करते हैं। एज ए ब्रोकर ये जर्नी वहां से शुरू हुई, और एज ए ब्रोकर मतलब उन्हीं का माल जो उन्होंने मुझे दिखाया, जो बताया, मैंने बेचना शुरू किया। आप यकीन मानिए 8 महीने तक मुझे यही नहीं पता चला रियल एस्टेट होता क्या है ढंग से। 6 महीने बाद जाके पहला कोई प्लॉट मुझसे बिक पाया था। बनारस से एक मेरे साथी हुआ करते थे, उनका पहली बुकिंग आई थी बनारस से। आज वो इस दुनिया में नहीं है, डेथ हो चुकी है उनकी। तो वो मेरे माध्यम बने पहली क्लोजिंग होने के, उनके थ्रू हमें कुछ सेल मिली। उसके बाद फिर एक और साथी थे, वो मेरे साथ आके रहने लगे। मेरा पहला ऑफिस यहाँ लखनऊ में अलीगंज में हुआ करता था, वही मेरा ऑफिस था और वही मेरा रहने का ठिकाना था। उस ऑफिस का एक कमरा मेरा बेडरूम था, उसी में मेरे जो चाहने वाले लोग कभी कभार आया करते थे एज ए गेस्ट, तो एक उसमें कमरे में एक डबल बेड हुआ करता था और बाकी नीचे चद्दर वद्दर डाल के हम लोग अपना एडजस्ट कर लिया करते थे। तो एक तरीके से गेस्ट हाउस या घर कह लीजिए, वही ऑफिस था, वही हमारे एम्प्लॉयज का ठिकाना था, वही हमारे जगह थी सेल्स के लोगों से और अपने क्लाइंट से मिलने की। मेरा शुरू में कोई ड्राइवर नहीं हुआ करता था, तो मैं खुद अपनी एक सेकंड हैंड गाड़ी गाजियाबाद से लेके आया था, जो बाद में एक्सीडेंट होकर पूरी तरीके से डैमेज हो गई। तो उस गाड़ी से, और एक मेरे साथी थे जो मेरे साथ रहा करते थे, उनकी एक इंडिका थी। इन 2 गाड़ियों से अपन लोग जाके खुद ही ड्राइवर थे, खुद ही सेल्समैन थे, खुद ही ओनर थे, खुद ही सब कुछ थे। और अगर चपरासी नहीं हुआ करता था तो खुद ही पानी अपना ला के अपना पिला दिया करते थे। तो ये जर्नी वहां से शुरू हुई। यकीन मानिए आज जिस आरएवी को आप जानते हैं, इस आरएवी के इनिशियल फेज में मेरे पास मेरे ऑफिस के बगल में ही एक आंटी का ढाबा हुआ करता था, एक दुकान में, छोटी सी दुकान। उस ढाबे पे 40 रुपए की थाली मिला करती थी, और कभी कभी जेब में उस थाली के पैसे देने के लिए भी खुद के पैसे नहीं होते थे, वो भी उधार लेने पड़ते थे। वहां से ये जर्नी शुरू हुई, लेकिन दिमाग सनका हुआ था। इस जर्नी को शुरू करने से पहले कम से कम आधा दर्जन बार मैं अलग अलग तरह के बिजनेसेस में बहुत बड़े बड़े प्रयास करने के बावजूद, ऐसा नहीं था कि मैं कामयाब नहीं हुआ था। मैं पैसा बनाने में कामयाब हुआ था, मैं लोगों को बिल्ड करने में कामयाब हुआ था, मैं अपने सपने पूरे करने में कामयाब हुआ था, लेकिन वो जर्नी ब्रेक हो चुकी थी। तो जब ये आरएवी की जर्नी शुरू हुई और मैंने अपने नेटिव प्लेस और अपने पर्सनल सर्कल से लोगों को बुलाना शुरू किया, तो मेरी पुरानी जो टीमें हुआ करती थी, जो पुराने मेरे यार दोस्त हुआ करते थे, जिनके साथ में सेल्स का करियर में बहुत सारी कंपनियां किया था, अलग अलग अच्छे और बुरे अनुभव जिनके साथ लिए थे, तो उनके दिमाग में शायद मेरी ये इमेज रही होगी कि ये एम्बिशियस तो बहुत है, मेहनती तो बहुत है ये बंदा, लेकिन इसके अंदर एक कमी है कि ये जब सनक जाता है तो रातों रात डिसीजन ले लेता है किसी भी अच्छे खासे प्लेटफॉर्म को छोड़ने का, किसी भी चलते हुए बिजनेस को बंद करने का, या कोई नया काम करने का। ये एक तरीके से मेरी इमेज एक गैम्बलर जैसी थी, एक जुआरी जैसी इमेज थी मेरी। तो मेरे एक पुराने साथी हैं, मैं नाम यहां नहीं लूंगा, वो आए अपनी टीम के साथ, लगभग करीब 20-30 लोगों की उनकी टीम आई, गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, देहरादून, वहां से सारी टीम आई। हमारे ऑफिस में एक बड़ा रूम हुआ करता था। ऑफिस क्या था, वो एक तरीके से एक बंगले का ऊपर का हिस्सा था, तो उसमें एक बड़ा जो ड्राइंग रूम टाइप की जगह होती है, उसको हम मीटिंग रूम के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। तो उसमें हमने वो 20-30 लोग इकट्ठे किए, और बाकी यहाँ से लोकल से जो 2-4-10 लोग अपने थे, और मेरे उन साथी के एक डाउन टीम में एसोसिएट थे, उन्होंने सरेआम लगभग 40 लोगों की भीड़ में मेरे से कहा, विक्रम जी आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी लग रही है, रियल एस्टेट में भी स्कोप बहुत है, दिल्ली एनसीआर तो फीका पड़ चुका है, लेकिन आपका जो कहना है कि भाई अब बी ग्रेड टाउन की बारी है, अगले 5 से 10 साल 15 साल अब दिल्ली मुंबई को देख के लखनऊ जैसे शहर या इस जैसे टाउन अब हिंदुस्तान में ग्रोथ लेंगे, इस पे भी पूरा यकीन है, लेकिन आप पे यकीन कैसे करें।
मैंने पूछा कैसे? तो बोले सर हमारा पिछले 15 साल का अनुभव यह है कि आप अच्छे खासे चलते चलाते बिजनेस में किसी कंपनी के मालिक से झगड़ा कर लेते हो, ठीक है ना, और बाकी फिर तो राम ही जाने आगे क्या होगा, रातों रात डिसीजन ले लेते हो कि भाई अब हमें ये कंपनी नहीं करनी, झगड़ा कर बैठते हो, आपकी महत्वाकांक्षाओं की बलि बाकी के लोग भी चढ़ जाते हैं, आपके ईगो इतने ज्यादा है, ये सब कुछ है। सच्चाई थी, कड़वी लगी सुनने में, सच्चाई थी, लेकिन इतने फेलियर्स उस वक्त तक मैं झेल चुका था कि मुझे शायद अंदर से ये ताकत मिल गई थी कि मैं इस कड़वाहट को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊं, इस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाऊं। तो मुझे उसके बाद भी कम से कम साल भर लगा ये कहने में कि हाँ अब मैं सर्वाइवल की स्थिति में हूं। 1 साल उस घटना के बाद भी लगा, लेकिन उस 1 साल ने मुझे ये टीज दी कि मैं अब जिंदगी में अपने किसी भी चाहने वाले को, अपने परिवार को, अपने किसी रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने किसी पुराने साथी को ये नहीं कहने दूंगा कि विक्रम जी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब तुम यात्रा बीच में से छोड़ के और कूद जाओगे, बोले कहोगे भाई आज से यात्रा बंद, आज से हम पूरब नहीं हम पश्चिम चलेंगे। तो ये अहद लिया और ये अहद को कंटिन्यू किया कम से कम 1 साल तक। अब धीरे धीरे करके जो लोग आए थे वो जाते रहे, नए लोगों की भर्ती होती गई इस परिवार में। उन नयों में से भी कुछ के सवाल मैं हल कर पाया, कुछ के नहीं कर पाया। टूटी फूटी यात्रा जर्नी शुरू होती गई और उन्हीं जर्नी में से आप यकीन मानो कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूं कि मेरी आज की जो भी मेरा वर्तमान है, उस वर्तमान में मेरी छोटी भी अगर कोई सक्सेस है तो उस छोटी सी सक्सेस के, मेरे उस सपनों के महल में एक एक ईंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेलियर से निकली हुई है। जैसे इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़े सेल्स लीडर हैं मिस्टर तरुण कुमार, वो मेरे एक दोस्त की देन है। तो मेरी फेलियर थी कि मैं उन्हें यहां रख नहीं पाया, शायद मैं डिजर्व नहीं करता था उनके साथ काम करने के लिए, या वो मेरे साथ काम कर पाते, उतनी काबिलियत या उतना मेरे अंदर बूता नहीं था, बड़ा गंदा शब्द मैं यूज कर रहा हूं, कि मैं उन्हें होल्ड कर पाता। लेकिन उस फेलियर की वजह है कि वो फेलियर मिली, इसलिए आज तरुण कुमार इस स्टोरी का हिस्सा है। एक और मेरे दोस्त मेरे साथ इस जर्नी में चले, दिल्ली से थे, उनकी यहां से वापसी मुझे संजय और राकेश को देखे गई। इस जर्नी को जिस आदमी के दम पे, उसके सपने के दम पे मैंने स्टार्ट किया था, एक शख्स यहाँ जिन्हें मैं यहाँ इस पे देख पा रहा हूं, ठीक है ना, मुनव्वर हसन अंसारी, ये उसी शख्स जिसने मुझे रियल एस्टेट के लिए अपना होम टाउन छोड़ने के लिए प्रेरित किया था, उसी शख्स के साथ उस टाइम ये इन्वॉल्व थे, हल्के फुल्के, खुल के तो बिजनेस नहीं कर रहे थे लेकिन हल्के फुल्के इन्वॉल्व थे। तो वो शख्स का छिटकना था कि ये मुनव्वर हसन अंसारी मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इस परिवार में एक स्तंभ बन गए। तो मैं एक एक शख्स को अच्छी तरीके से याद करता हूं। आज जितने भी लोग हैं, चाहे मेरी कानपुर की छोटी सी टीम है, चाहे आज बनारस से एक नई टीम मेरी शुरू हुई है, किसी ना किसी ऐसे दौर के वो छिटके हुए लोग हैं जो दौर मेरी असफलताओं की कहानी कहता है, वहां से छिटके हुए वो लोग हैं। और आज इस छोटे से बस इरादे बुलंद है, हैसियत बुलंद नहीं है, लेकिन इस छोटे से हैसियत वाली ऑर्गेनाइजेशन में बड़े से स्तंभ बन के आज मेरे साथ खड़े हैं। सो मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगा ऊपर वाले का, मैं हूं शुक्रगुजार, बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलूंगा भगवान का कि उसने मुझे बहुत सारी जगहों पे असफल बनाया, मुझे असफलताओं का सामना करना और उसका जज्बा दिया कि मैं उनका सामना कर सकूं और उनसे निकल सकूं, उनसे लड़ सकूं। तो ये था मेरा बीता हुआ कल जो शुरू हुआ था। अगर मैं कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करूं, ये तो मेरा अपना पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने बताई। अगर मैं अपनी पर्सनल वीकनेस की बात करूं तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूं कि मेरी वीकनेस थी कि मैं स्टेबल माइंड नहीं था, मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं एम्बिशियस बहुत था,
मैं एक हार्ड वर्कर था, लेकिन मेरे दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं थी, मेरे अंदर पेशेंस कम था। जब भी कोई दिक्कत आती थी तो मैं दिक्कत के आगे गिरता तो नहीं था, लेकिन उससे मुंह मोड़ के दूसरा रास्ता अपना लेता था। उससे लड़ने के लिए मैं अपना, उस टाइम में मुझे लगता था कि समय खराब करना है, लेकिन ये समय खराब नहीं होता। आप अपने मौजूदा व्यापार में जब अपने चैलेंजेस के साथ लड़ते हो तो ही नई अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर एक रेसर, एक एथलीट रेस में गोल्ड मेडल लेने का अगर ठान ले और उसे हर कंपटीशन में हार झेलनी पड़े, तो उसके पास रास्ते क्या है कि वो रेस छोड़ के कोई दूसरा स्पोर्ट्स चुन ले। लेकिन मेरा अपना आज वर्तमान जिंदगी का अनुभव ये कहता है कि ये बहुत गलत डिसीजन होगा। कभी कभी ये डिसीजन सही होते हैं कि आप उस स्पोर्ट्स के लिए, उस एथलीट के लिए, उस कैरियर के लिए बने ही नहीं होते। कोई आपको जब जज करता है, ऑब्जर्व करता है कि नहीं यार तुम रेसिंग के लिए नहीं बने हो, तुम क्रिकेट के लिए बने हो, तुम किसी दूसरे थ्रो के लिए बने हो, तुम किसी दूसरे गेम के लिए बने हो, तुम किसी दूसरे काम के लिए बने हो। जब कोई आपको पहचान लेता है, जौहरी की तरीके से आपके अंदर की चमक को देख लेता है, तब ये रेयर केसेस में ये एग्जाम्पल सेट होते हैं कि चेंजेस इज ऑलवेज नॉट बैड। कभी कभी परिवर्तन अच्छे के लिए होते हैं, लेकिन 99% केसेस में परिवर्तन सिर्फ बेसब्र होके कर लेना, इम्पेशेंट होके परिवर्तन कर लेना इंसान की फितरत बन जाती है, और इंसान की फितरत ही उसका चरित्र है और चरित्र ही उसकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो मेरी फितरत बन गई थी कि मैं अंत तक पहुंचने से पहले अगर ज्यादा बड़ी मुश्किलें आती थी तो मैं अपना रास्ता बदल लेता था। तो इस पे मैंने विजय पाई, और आज मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि आज विक्रम सिसोदिया एक ऐसा चरित्र का नाम है कि जिसे अपने कैरियर में आने वाली कोई समस्या, कोई चैलेंज, मैं ये तो नहीं कहूंगा हरा नहीं सकता, लेकिन डिगा तो नहीं सकता। हार तो मेरी अभी भी हो सकती है, लेकिन मैं डिगूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रास्ता नहीं बदलूंगा। मैं वहीं से कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मैं कोई दूसरा गेट बनाऊंगा, मैं कोई दूसरी विंडो बनाऊंगा जिससे निकल के मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ूंगा 100%। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर आप दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ रहे हैं और आपकी मेन हाईवे अगर एक्सीडेंट की वजह से ब्लॉक हो गई है और आपका लखनऊ पहुंचना बहुत जरूरी है, बेइंतहा जरूरी है, ये शायद किसी के मरने या जीने का सवाल है, अगर इतना जरूरी है कि आप अगर नहीं पहुंचे तो कोई मर सकता है, आप उसकी जान बचा सकते हो, या आपको कोई बहुत लाखों करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हो सकता है आपके लखनऊ पहुंचने से पहले, मतलब लखनऊ पहुंचने के बाद, तो यकीन मानिए वो जो सुपर हाईवे है और जो ब्लॉक हो गया है किसी एक्सीडेंट की वजह से, आप उसके खुलने का इंतजार नहीं करोगे, बल्कि आप कोई साइड वे, सब वे ढूंढ के, चाहे गांव देहात से टूटी फूटी सड़कों से जाके आपको लखनऊ पहुंचना पड़े, आप लखनऊ पहुंचोगे जब। तो ये एक जो वीकनेस थी कभी, कि मैं अपनी मंजिल ही बदल लिया करता था, मैं अपना लक्ष्य ही बदल लिया करता था। अब मैंने लक्ष्य बदलने बंद कर दिए हैं, अब मैं रास्ते बदल लेता हूं, मैं तरीके बदल लेता हूं, मुझे चाहे टूटे फूटे रास्तों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचना हो। तो ये एक बदलाव आया, ये एक वीकनेस को स्ट्रेंथ में मैंने तब्दील किया। हम बात कर रहे थे इस प्रोफेशनल जर्नी की, मेरी पर्सनल बीते हुए समय की स्टोरी खत्म हुई, मैं प्रोफेशनल बातें करता हूं। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपने पुराने फेलियर्स की वजह से, जिसकी मैंने कहानी बता चुका हूं, मैं अपने पुराने फेलियर्स की वजह से आसमान जैसी ऊंचाइयां और बहुत शोहरत, मुझे याद है मेरी अपनी सेल्स की जर्नी कि मैंने ऐसे ऐसे मीटिंग और सेमिनार किए मेरी बेटर हाफ के साथ में, मेरी पत्नी, जो मैं प्राउडली कह सकता हूं कि शायद इस दुनिया में बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें इतना बेहतर हमसफर मिलता है, जो हर मुश्किल में, हर मुसीबत में साथ खड़ा होता है और आपको मोरल बूस्ट देता है। तो मैं खुशनसीब हूं, मैंने उनके साथ ऐसे ऐसे सेल्स के अंदर इवेंट्स देखे, ऐसे ऐसे समय एंजॉय किए कि
हम लोगों के ऑटोग्राफ लेने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा पब्लिक पे, क्योंकि पब्लिक स्टेज पे इकट्ठा आ गई थी और हमें चोट लगने की संभावना बन गई थी। तो उस जैसी ऊंचाइयों के बाद में अगर किसी को असफलता मिलती है तो चोट तो बहुत लगती है। इमोशनली आप टूट जाते हो बुरी तरीके से, फाइनेंशियली आप ब्रोक हो जाते हो, दिवालिया जैसी हालत आपकी हो जाती है। लेकिन एक चीज अच्छी और होती है, और मैंने वो अच्छी चीज पकड़ रखी थी बस। और वो अच्छी चीज क्या होती है कि जब दोबारा से आप हिम्मत करके दूसरी जर्नी अपनी शुरू करते हो तो आपको एक नए आदमी की तरह कॉन्फिडेंस कमजोर नहीं होता, बल्कि आप एक महारथी की तरह जिसका रथ टूट जाता है और वो दूसरा रथ हथिया लेता है या बना लेता है, तो वो एक महारथी की तरह दूसरी जर्नी में भी उतना ही पहले दिन से कॉन्फिडेंट होके लगता है जितना कि वो जब जर्नी पहली ब्रेक हुई थी उस टाइम में था। तो ये फायदा बस इस फेलियर्स का मुझे मिला कि मैं जब भी फेलियर हुआ अपनी लाइफ में और अगली जर्नी शुरू करने के लिए मजबूर हुआ, तो मुझे मेरी फेलियर्स की जो एंड से पहले के मोमेंट थे उन्होंने मुझे एक बेहतर शुरुआत करने का प्लेटफॉर्म दिया, एक माइंडसेट दिया। यार मैं तो खिलाड़ी हूं, मैं तो आसमान छू सकता हूं, मुझे तो लोग पसंद कर सकते हैं। अगर एक फेलियर मिली और आज लोग मुझे अगर उंगली कर भी रहे हैं कि ये देखो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, ये तो दिवालिया हो गया, ठीक है ना, तो यही वो लोग थे जो साल भर पहले, 2 साल पहले मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए भी लाइन में खड़ा हुआ करते थे। तो ये इस चीज ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया और मैं हर अपनी फेलियर के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि मैंने बस एक जो बहुत बड़ी कमजोरी थी कि मैंने स्टक होना नहीं सीखा था, अपने लक्ष्य से चिपकना नहीं सीखा था, मैं विचलित हो जाता था, वो बस बाकी था, वो अब आ चुका है। तो जर्नी फिर वही अपने पर्सनल उस पे लाइफ पे आ गया। जर्नी शुरू हुई थी अपनी फेलियर्स की वजह से जीरो कैपिटल के साथ। मैं लखनऊ आया तो उधार की जिंदगी से आया, कोई रुपया नहीं था, रहने वाला गाजियाबाद एनसीआर का था तो कोई कांटेक्ट भी नहीं था लोकल में, कोई सोशल सर्कल नहीं था, किराए की जगह, जेब में जीरो पैसा, जमीन कोई पुश्तैनी मेरी यहां थी नहीं, गांव में छोटा सा 2-2.5 बीघे का मेरे पिताजी के नाम से शायद आज भी खेत पड़ा है। तो पिताजी के नाम पे जब 2-2.5 बीघे का खेत है तो मेरे नाम पे तो हम 3 भाई बहन हैं और तीनों में हिस्सा बंटने लगे तो शायद 1 बीघे भी मेरे हाथ में नहीं आएगा। और ये मैं कच्चे बीघे की बात कर रहा हूँ। कच्चा बीघा मतलब जो 1000 गज का बीघा होता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो इस 1000 गज जमीन, वो भी खेती वाली, मुझे एक तरीके से विरासत में कह सकते हो आप कि मिली, जो आज भी मेरे फादर साहब के नाम पे है। और वहां वो सब चीजें लेके, मतलब नो बैकग्राउंड, नो एक्सपीरियंस, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग कंपनी, कंपनियां खोली थी, बिजनेसेस खोले थे, लेकिन एंड अप हुआ उनका फेलियर्स के साथ में। तो जीरो एक्सपर्टीज। रियल एस्टेट की सबसे खास बात कि रियल एस्टेट में ये जर्नी शुरू करी थी और रियल एस्टेट का स्पेलिंग के अलावा बाकी कुछ नहीं आता था। रियल एस्टेट बस लिख लेता था कागजों पे, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। रियल एस्टेट में अगर किसी क्लाइंट ने रजिस्ट्री भी करानी है तो रजिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या क्लॉज होते हैं, रजिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, और किसान से जो जमीन है वो कैसे देखी जाती है, ठीक है, खसरा, खतौनी, चौहद्दी, कुछ नहीं पता था, ठीक है। मोटा मोटा एक बस दीवानगी, एक पागलपन, एक जुनून लेके इस जर्नी को शुरू किया था, बिना पैसा, बिना इंफॉर्मेशन, बिना अनुभव, बिना कॉन्टैक्ट। सिर्फ एक चीज सनक थी कि बहुत कर चुका, अब छोटा काम, अब कुछ बड़ा करना है। इस सनक को लेके स्टार्ट हुआ। और मैंने जैसे अभी आपको बीते हुए समय में बताया कि एक समय था कि मेरे लोगों ने, पुराने लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, पब्लिकली हंसी उड़ाई कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम यहां रुकोगे, तुम टिकोगे। और सबसे खास बात क्या है कि परिवार तुम्हारा गाजियाबाद रहता है, तुम यहाँ अकेले रहते हो, क्या पता तब कब तुम्हारा मन उखड़ जाए और जाके गाजियाबाद दोबारा से वापसी। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन से ये जर्नी स्टार्ट हुई। जीरो लैंड, जीरो कैपिटल, जीरो एक्सपीरियंस, जीरो नॉलेज। वर्तमान पे आता हूं
वर्तमान में आज 7 जगह पे ये कंपनी, मैं अपने इस ग्लोबल परिवार की बात कर रहा हूं, लैंड्स में आज बिजनेस और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। उन 7 जगह के नाम हैं गोकुल काउंटी, हाईवे काउंटी, अवध सिटी, आरएवी रेजिडेंसी, सौंदर्यम, डिवाइन सिटी, हनी किंगडम एग्रो प्रोजेक्ट। ये 7 हमारे प्रोजेक्ट हैं जो वर्तमान में जहां हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, अपने आप को पहले से बेहतर करने की मुहिम में लगे हुए हैं। ये जर्नी, जैसे मैंने कहा कि जीरो लैंड से शुरू हुई थी। 1 इंच जमीन 2012-13 में इस कंपनी या मेरे व्यक्तिगत नाम पे कोई नहीं थी जिसे मैं ये कह सकूं कि ये मैं बेच के आपसे पैसा लेना चाहता हूं। मैंने पहला ग्राहक से पैसा भी ये कह के लिया था कि मैंने केवल टोकन डाला है। मैं एज ए ब्रोकर बात नहीं कर रहा। जब मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था गोकुल काउंटी, तो ये कह के डाला था कि मैंने केवल टोकन डाला है, ये जमीन की रजिस्ट्री भी अभी मेरे नाम पे नहीं है। आपसे कुछ पैसा लूंगा, आप जैसे कुछ और दोस्तों से पैसा लूंगा, ठीक है ना, और कुछ अपना कमाई लगाऊंगा जो मैं थोड़ा बहुत एज ए ब्रोकर, एज ए कमीशन उस टाइम कमा लिया था, ठीक है, और तब जाके पहली रजिस्ट्री उठाऊंगा। गारंटी ये है कि आपको जमीन चाहिए तो उस रजिस्ट्री में से ही रजिस्ट्री कर दूंगा, वरना तो आपका पैसा पूरी तरीके से उसी तरह से सुरक्षित है जैसे बैंक में है। अगर आपको जमीन नहीं दे पाया तो मुनाफे के साथ आपको पैसा वापस करूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बात की। कुछ लोगों ने मेरे कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस जताया, भरोसा जताया और मुझे पैसा देना शुरू कर दिया। मेरे लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया। मेरे लोगों को मैंने अपने ड्रीम बताए, मेरे अपने सपने बताए इस रियल एस्टेट में कि मैं ये करना चाहता हूं, ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है, ये सब चीजें करना चाहता हूं। सेल्स में कुछ लोगों ने मुझे परखा था, देखा था। उनमें से कुछ लोग भाग गए वापस, कुछ लोग टिक गए। जो टिक गए उनको और बड़े सपने दिखाने की कोशिश करी। मुझे आज भी याद आता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस परिवार में, उन सब लीडर्स की वो पुराने दिन, सबके नहीं तो मोर देन 90% लीडर्स के वो पुराने दिन, जिनको जब मैं कहा करता था कि यहां आप एक दिन 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया महीना कमाओगे, तो हंस के मेरी बात टाल दिया करते थे। बोले सर पहले गाड़ी चलाने लायक तो हो जाए। अभी तो गाड़ी भी वर्कशॉप में पड़ी है, जो 4 महीने से पड़ी है। अब उस वर्कशॉप में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे क्योंकि 40,000 का बिल है। अब वो बिल दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए गाड़ी तो खरीदी थी एक जमाने में, लेकिन वो गाड़ी चलाने का मादा वो अपने पास में नहीं है। तो पहले अपन रोजी रोटी की बात करते हैं। खैर जर्नी टूट फूट के शुरू हुई और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं जो 7 प्रोजेक्ट हैं, इन 7 प्रोजेक्ट में और कुछ फ्यूचर प्लानिंग के तहत ये कंपनी जीरो लैंड 1 इंच जमीन के बगैर जो शुरू हुई थी, वहां से लेके आज 2020 दिन है 7 जून, आज तक ये 300 एकड़ से ज्यादा लैंड के अंदर अपने बिजनेस और डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट के साथ में आप लोगों के बीच में। और सबसे खास बात क्या है कि ये 300 एकड़ में से एक सिंगल लोकेशन पे हम बहुत अच्छा अपने फ्यूचर प्लान के लिए करीब करीब 100 एकड़ लैंड, जिसमें से 62 एकड़ लैंड पूरी की पूरी पैच टू पैच है, जिसको कोई भी इस टाइम मुझे सुनने वाला आदमी जाके कागज से और फिजिकली जाके चेक कर सकता है। तो मेरी जैसी कंपनी जिसने एक 40 रुपए की उधार की थाली से कैरियर शुरू किया हो, ढाबे की थाली से, और कभी कभी 3 वक्त की जगह 2 वक्त और किसी दिन 1 वक्त की थाली से भी काम चलाना पड़ता था, वहां से जर्नी शुरू करके मैं ये गारंटी कह सकता हूं कि आज अगर ये 300 एकड़ लैंड बैंकिंग में हम इन्वॉल्व हैं तो हम 100% जीरो से शुरू होकर यहां तक आए हैं। तो आने वाले 2 से 5 साल के अंदर अंदर मैं एक आपको आश्वासन दे सकता हूं कि बहुत अच्छी ये जर्नी होने वाली है। ये हुआ हमारा वर्तमान प्रोजेक्ट के संबंध में। हम अपने वर्तमान में अगर बात करें अपने लीडर्स के संबंध में, तो मैं खुशनसीब हूं। मेरी दूसरी स्ट्रेंथ है कि ये सब कुछ जो हुआ है, जो भी हमारे आधे अधूरे, कच्चे पक्के, अच्छे बुरे, जो भी हमारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं,
जितने बुरे हैं, जो अटके हुए हैं, जो खराब प्रोजेक्ट जो लोगों की निगाह में खराब है, मेरा वादा है कि हर अच्छी चाल चलने वाला व्यक्ति शुरू में लड़खड़ाता है, लेकिन अगर वो चलना ना भूले, अगर वो चलने की जिद ना छोड़े, तो एक दिन रेसर भी बन जाता है। तो यही मेरा पुराने सभी साथियों को, मेरे क्लाइंट्स को यही संदेश होगा कि क्वालिटी आज की मत देखो, पास्ट देखो, कहां से जर्नी शुरू हुई है और आज कहां हैं हम। तो अगर ये जर्नी सक्सेसफुली यहां तक आ सकती है, तो ये जर्नी अकम्प्लिशमेंट तक भी पहुंच सकती है, ये जर्नी हमारे लक्ष्यों तक भी पहुंच सकती है। 100% हमारा पास्ट ही हमारा एग्जाम्पल है कि हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारे आज के बिजनेस की। लेकिन इस बिजनेस को बनाने वाले लोग मेरे लीडर्स हैं, मेरे सेल्स के लोग हैं। मैं उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे विजन पे भरोसा रखा, मेरे मिशन में साथ दिया और हम यहां तक आ पाए। मैं जितने भी आज नए लोग हैं उन सब के लिए भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आज मेरी ये टूटी फूटी कहानी है ना सुनने के लिए, और आप मुझे ये कुछ वक्त झेलने के लिए आज मेरे साथ यहाँ बने हुए हैं। आप सब नए लोगों को भी मैं ये वादा करता हूं कि अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर करे कि कोई जर्नी जीरो से शुरू होके अगर इस हद तक पहुंच सकती है, तो और उस जर्नी में मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, दिस इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, माय फेलियर्स एंड माय पीपल। तो मेरे फेलियर्स की, मेरे अनुभवों ने और प्लस मेरे साथियों ने इस चीज को खड़ा किया है जिसका नाम आरएवी है। ठीक है, ये छोटी जरूर है लेकिन इसमें पोटेंशियल, इसमें स्कोप बहुत बड़ा है। इन सिपाहियों के लिए, इन सिपह सलारों के लिए, इन सेनापतियों के लिए मैं ना केवल शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बल्कि इनको एक आश्वासन भी देना चाहूंगा, और इनमें आप सब जितने भी नए लोग हैं उनको आह्वान करना चाहूंगा कि इन लोगों की फौज में आप शामिल हो जाइए। आप जितने भी नए लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं वादा करता हूं ना तो मेरा कोई पुराना आदमी जो पुराना मेरा सेल्स का व्यक्ति है और ना आप नए, अगर आपने भी मेरी तरह जिद्दी बन गए कि हमें कुछ करना है, लक्ष्य बना लिया, अपने सीनियर को अपना लक्ष्य बता दिया कि आपका लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना लेवल अचीव करना चाहते हैं। इस कंपनी में जो हाईएस्ट लेवल पे अभी हमारे लीडर हैं वो एजीएम है, और जो हाईएस्ट मेरी तरफ से प्रपोज लेवल है वो डायरेक्टर सेल्स है। मेरा वादा है कि आप में से कोई भी व्यक्ति जिस दिन डायरेक्टर सेल्स बनेगा उस दिन से पहले वो व्यक्ति मेरा पार्टनर बन चुका होगा। तो यू आर नॉट हियर टू वर्क एज ए वर्कर, you are not here as a employee, you are not here as a agent or as a distributor, you are my present partner। फर्क इतना ही है कि आप सेल्स संभालते हो, मैं बैकएंड संभालता हूं। ठीक है, हमने अपने अपने काम कर लिए हैं। रही बात ऑफिशियली बुक्स में पार्टनरशिप की, तो मैं वादा कर चुका हूं हर अपने उस साथी को जो सेल्स डायरेक्टर बनने की मुहिम में आगे बढ़ रहा है, आखिरी लक्ष्य पहुंचने से पहले पहले मेरा पार्टनर बनना होगा। बनेगा नहीं, बनना होगा। ठीक है ना, हर हालत में। तो यू आर हियर टू बी अल्टीमेट एंटरप्रेन्योर, टू बी एन अल्टीमेट बिजनेसमैन। जो भी आपके ख्वाब हैं वो पूरे होंगे इस जर्नी में, लेकिन मेरा ये ख्वाब भी पूरा होगा कि मेरा हर डायरेक्टर सेल्स वो रिकॉग्निशन लेने से पहले पहले मेरे हिस्सेदारी में आ चुका होगा, मेरी पार्टनरशिप में आ चुका होगा। वर्तमान में इस जर्नी को जो लोग बहुत सक्सेसफुली एंजॉय कर रहे हैं, उनमें से 3 लोगों को आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में। हमारे यहाँ एक रिवॉर्ड है, एक रिकॉग्निशन है, फाउंडर क्लब। और मैं बहुत खुश हूं कि पिछले 3-4 सालों से हमारे यहाँ लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये जो करंट ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर की पूरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड एक रिकॉग्निशन होता है। एक क्लब हम लोगों ने बनाया था और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की इसमें परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। टोटल कलेक्शंस मंथली देखी जाती हैं, आपके पर्सनल परफॉर्मेंस देखे जाते हैं,
आपके डुप्लीकेशन देखे जाते हैं कि आपके नीचे कितने लोगों को आपने ट्रेंड किया है, कितने लोगों को आपने हेल्प किया है। इन सब मापदंडों पे और जो लोग खरे उतरते हैं उन लोगों को हम फाउंडर क्लब अचीवर बोलते हैं। तो आज इस जो लास्ट ईयर गई है, लास्ट ईयर के 3 फाउंडर क्लब अचीवर्स को मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहूंगा। ये 3 लोग हैं, फाउंडर क्लब अचीवर हैं 2019-20 के, जिनका कोड है 11554142, मिस्टर राकेश गर्ग एंड मिस्टर संजय चंद्रा। ये हमारे फाउंडर क्लब अचीवर हैं और इनका certificate of achievement. This is to certify that Mr. Rakesh Garg and Mr. Sanjay Chandra 11554142 awarded this certificate for the achievement of most prestigious founder club award for the year 2019-2020. So this is Mr. Rakesh Garg and Sanjay Chandra certificate of achievement. ये इनका टैक्स वगैरह कटने के बाद ये चेक है, ठीक है। जो इस चेक से पहले एक चीज आपको शेयर करना चाहूंगा। आप में से जो मुझे आज सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है एम्प्लॉय हो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बैंक के लिए, किसी सेठ के यहाँ, ठीक है ना, किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो। जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को साल में बोनस देती है, चाहे दिवाली पे दे, नए साल पे दे, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे दे, कभी भी दे, बोनस देती है, तो वो बोनस का अमाउंट छोटा होता है, ठीक है ना। शायद आपकी मंथली सैलरी का 25%, 30%, 50%, या कभी कभी जब कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ करती है तो 1 महीने की पूरी सैलरी के बराबर भी होता है। अब सालाना इनकम के मुकाबले तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये बड़ा प्यारा होता है। जिन लोगों ने जॉब की हो और उन्होंने बोनस लिया हो, तो ये जो फाउंडर क्लब का पैसा है, इसके फिगर पे मत जाइएगा। ये अभी इनिशियल फेज है मेरे लीडर्स का, और अगर ये आज 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक ये पहुंचा है, ठीक है, तो ये केवल एक वो टॉफी है जो हमारे बचपन में जब हम घर से अनाज लेके और कुछ घर का सामान खरीदने अनाज के बदले में जाया करते थे, तो वो खुश होके एक ऑरेंज कलर की छोटी सी टॉफी दिया करता था साथ में। तो उस टॉफी के लिए, उस लभाव के लिए, ठीक है ना, हम वो घर का काम किया करते थे। अनाज के बदले में कोई चीज खरीद के लाया करते थे कि अम्मा अम्मा लाओ, हम ला के दे देंगे बनिए की दुकान से। तो ये वो लभाव है। एक्चुअल इनकम्स आपको वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में पहुंचती हैं। ये आपकी सालाना की वो बचत है जिसे आप छू नहीं पाते पूरे साल तक, ठीक है। आपने पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का, पूरे साल का सारी की सारी इनकम अपने ऐशो आराम में, अपने एसेट बिल्डिंग में, अपने नेटवर्क बिल्डिंग में, अपने आने में, जाने में, शौकों में खर्च भी कर दिया। तो अगर फाउंडर क्लब आप अचीवर हैं, तो एक अच्छी खासी हैंडसम इनकम आपको एक बचत के रूप में कंपनी फिर भी देने वाली है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस अच्छा खासा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे जो नेक्स्ट अचीवर हैं इस कैटेगरी में, वो है मिस्टर एंड मिसेस मुर्तजा, तबस्सुम आरा एंड मुर्तजा जी, जो एक बैंकर थे। तो ये है तबस्सुम आरा एंड मुर्तजा जी, जो एक पेशे से बैंकर थे। जैसा अभी मुझे जानकारी मिली है, ये रिजाइन कर चुके हैं और फुल टाइम एज ए आरएवीएन आज हम लोगों के बीच में है। और सबसे खास बात है कि अभी इसी महीने से ये फुल टाइम है। अभी तक पूरा बिजनेस इन्होंने एज ए पार्ट टाइमर किया है। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कोई भी व्यक्ति आरएवी के अंदर पार्ट टाइमर है या फुल टाइमर है, डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल व्यक्तिगत काबिलियत, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके जहन में अपने प्रति क्या आप परसेप्शंस लेके चले हैं, क्या आप अपने लक्ष्य लेके चले हैं, ठीक है। समय कम दें या ज्यादा दें, रिजल्ट निकल सकते हैं, ठीक है। जो टैक्स कटने के बाद में जो चेक अमाउंट है, वो चेक अमाउंट है 9,68,221, जो जिसमें हम लोग सर्टिफिकेट और ये सब चीजें वेबसाइट पे और उस पर भी डलवा देंगे।
नेक्स्ट है हमारे तरुण कुमार जी, जो हर साल की तरह इस बार भी फाउंडर क्लब में हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समहाउ अ बिगर अचीवमेंट, लेकिन ये अचीवमेंट एज इट इज उन्होंने मेंटेन किया है। हमारा अगला इस साल का जो प्रपोजल है और तरुण कुमार जी का जो चेक अमाउंट है, वो चेक अमाउंट भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज टोटल 16 लाख इनका अमाउंट है, और 16 लाख में टैक्स वगैरह है, सब कुछ ठीक है। तो ये हमारे तीनों फाउंडर्स हैं। इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसमें कम से कम 1 दर्जन लोगों का और ज्यादा इजाफा होना चाहिए इस साल। और इस साल के लिए एक जो मैंने फर्स्ट ईयर अनाउंस किया था, वो भी मैं अनाउंस कर रहा हूं कि कोई भी नया जो फाउंडर क्लब अचीवर आएगा, नया या पुराना, कोई भी फाउंडर क्लब अचीवर आएगा, तो इस साल करंट ईयर में भी ये मिनिमम 10 लाख रहा है, ठीक है ना। अगर किसी ने 25 फाउंडर पॉइंट भी किए हैं तो उनको भी 10 लाख दिया गया है, और इस साल के लिए भी ये मिनिमम 10 लाख रहेगा ही रहेगा। और अगर कोई एलाइट हमारे फाउंडर क्लब में आता है तो आई अनाउंस द ओवरऑल फाउंडर क्लब जो प्रॉफिट रहेगा वो 40 to 50 lakhs रहेगा। So I was expecting this achievement from Tarun ji, but anyhow बहुत करीबी जगहों से, जिसकी वजह से उनको कम से कम मेरे ख्याल से 30 लाख रुपए का लॉस गया है। So I expect कि इस साल ना केवल तरुण जी बल्कि और लोग भी उस एलाइट फाउंडर क्लब में आने का प्रयास करेंगे। So I wish you all the best। अब हम बात करते हैं बहुत जल्दी से, बिकॉज टाइम काफी हो चुका है, अगले 10 से 15 मिनट में इस सेशन में और लूंगा। हम बात करते हैं कि आने वाले कल के लिए मैं सबसे पहले 3 तरह से आप लोगों को आने वाले कल के अपने विजन और मिशन के विषय में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो मेरा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो मिशन बना हुआ है, जो मैं प्लानिंग लेके चला हुआ हूं, उसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहला, जो हमारे पेंडिंग जो प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, जो मेरे कमिटमेंट्स रियल एस्टेट में गए हुए हैं, वो सारे के सारे कमिटमेंट्स पे हम लोग बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। और ऊपर वाले ने चाहा और आप सब लोगों का जैसे साथ मिल रहा है, उसी तरीके से ये साथ अगर कंटिन्यू रहा तो मेरा वादा है दोस्तों कि ये जितनी भी हमारी पेंडेंसी है, जो प्रोजेक्ट हमारे पुराने 2015 से लेके और 2020 तक जो चले हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे हम बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट आपको इसी साल के एंड तक बहुत अच्छा से दिखाएंगे। जिसमें आप लोगों ने हाईवे काउंटी को देखा होगा, गोकुल काउंटी में हमारा वर्क शुरू हो चुका है, जो कि किसी कारणों से बीच में हमें होल्ड करना पड़ा था। देन हमारा कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा से चल रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग हमारी ये है कि जो जितने भी हमारे जो प्रोसेसिंग में इन प्रोसेस डेवलपमेंट चल रहे हैं, उनको फिनिशिंग तक लेके जाना। प्लस अगर मैं प्रोजेक्ट्स के संबंध में बात करूं, जैसे एक मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि जी आपकी प्लानिंग क्या है, आप लगता है सर्विसेज में आ रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है प्रोडक्ट्स में आ जाओ। छोटे छोटे जैसे क्लब फ्रीडम हमने शुरू किया है, एक हम रिटेल ऐप लेके आ रहे हैं, जिस रिटेल ऐप में मेरा विजन ये है, ये फ्यूचर मेरा प्लानिंग है। अभी आपको रिटेल ऐप तो इसी महीने में मिल जाएगा देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। जिस रिटेल ऐप से बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हम जोड़ के लाएंगे, जिसमें आप रीपरचेज कर सकते हो, हर एक रीपरचेज पे आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिग बाजार से जो हमारे आप वाउचर्स खरीदते हो ज्वाइनिंग के समय में पैकेजेस के तौर पे, उनके अलावा भी अगर आप 500 रुपए का भी कोई आइटम बिग बाजार से खरीदते हो और उस पे आपको 100-200 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाए, तो आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने परिवार हैं कि जो बिग बाजारों में, मूवीज में, थिएटर्स में, किसी बड़ी दुकान पे, किसी बड़े शोरूम पे गारमेंट खरीदने के लिए, रिटेल के कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं, और अगर वो रूट हो जाए, हमारे आरएवी के सॉफ्टवेयर के थ्रू रूट हो जाए वहीं जहां वो जाना चाहते हैं, लेकिन रूट हमारे थ्रू हो जाए, उनका पेमेंट गेटवे हमसे होके हो जाए उनका, ठीक है, तो उन पे कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिले, उन्हें कोई ना कोई या तो हमारी वजह से, आरएवी की वजह से एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा उस बिग बाजार में जाने में, उस थिएटर में जाने में, उस गारमेंट को खरीदने में, और या उनको इनकम कमाने का मौका मिलेगा। तो हिंदुस्तान में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अगर आपने उनका 1% हिस्सा भी प्रभावित कर लिया एक चीज के लिए, एक विजन के लिए, क्या विजन, कि जब आपको वो सामान खरीदना ही है और अच्छे आउटलेट से जाके खरीदना है,
तो हमारे रिकमेंडेड उसी बिग बाजार के फ्रेंचाइज आउटलेट से या बिग बाजार के सेल्फ ओन्ड आउटलेट से जाके, ठीक है, या हमारे रिकमेंडेड तरीके से जाके आप थिएटर में मूवी देखो, हमारे रिकमेंडेड तरीके से जाके ये ब्लेजर खरीदो, ये टाई खरीदो, ठीक है, उतने ही पैसे में जितने पैसे में आप हमारे बगैर भी खरीदते, और साथ में आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिंदगी बदलने का मौका मिल जाए, तो उन करोड़ों करोड़ लोगों को आप इस मुहिम में शामिल कर सकते हो। अब बात होगी, जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि क्या आप अपने मुहिम से हट नहीं रहे हो, क्या आपका लक्ष्य बदल नहीं रहा है? तो मैं एक छोटे से अपने विजन को क्लियर करना चाहूंगा एक एग्जांपल से। आप में से बहुत सारे लोगों ने, आजकल तो बहुत कम हो गया है, एक पुराने समय में एक खेलने के लिए आया करता था गांवों में, कठपुतली का खेल खेलने के लिए आया करता था, पपेट्स, ठीक है, शोज वगैरह में आपने यूट्यूब पे देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, पपेट शो। वो पपेट शो क्या है? बेसिकली आप टिकट लेते हैं पपेट शो देखने के लिए, ठीक है ना, पैसा देते हैं शो दिखाने वाले को, तो वो उन पपेट्स को चला कौन रहा होता है? पर्दे के पीछे कोई आदमी जिसकी 10 उंगलियों में 10 डोरियां होती हैं जो आपको चमक नहीं रही होती हैं, अनसीन होती है, ठीक है। तो इन 10 डोरियों को आप समझ लीजिए, ये छोटे छोटे सर्विसेज, ये साधन, इन डोरियों के माध्यम से हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है। हम हिंदुस्तान के हर घर में अगर घुसने की कामना चाहते हैं, एंट्री की कामना चाहते हैं, ठीक है ना, हम ऐसी हसरत रखते हैं कि हम हिंदुस्तान के हर घर तक अपनी पहुंच बना सकें, तो खाली 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-2 करोड़, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के थ्रू शायद आप हर घर में एंट्री ना कर सको। अब आप कहोगे हर घर की जरूरत क्या है रियल एस्टेट करने के लिए? हर घर की जरूरत खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन हर एक अच्छे बायर का कोई अच्छा हितैषी होता है, कोई परिवार होता है, कोई संबंधी होता है, कोई पड़ोसी होता है, कोई दोस्त होता है, और वो दोस्त किसी सर्विस के माध्यम से अगर हमारे यहाँ एंट्री हो जाता है वर्किंग में, काम में, ठीक है ना, एज ए ग्राहक या एज ए वर्कर, और अगर उसकी वजह से कोई रिकमेंडेशन रियल एस्टेट की आ जाती है, तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी से हमने शुरू किया था, और हम अपने आने वाले उन सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों आने वाले वक्त में उन एसोसिएट्स को ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि ये वो डोर हैं, ये सर्विसेज, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये आने वाले समय में आरएबी के अंदर वो डोर होंगी जो उस कठपुतली को नचाएंगी। वो कठपुतली क्या है? वो रियल एस्टेट का बिजनेस। वो शो क्या है? वो रियल एस्टेट बिजनेस। तो मेन शो हमारा जो पपेट शो है वो रियल एस्टेट ही है, जो लक्ष्य है वो रियल एस्टेट करना ही है, लेकिन उस रियल एस्टेट के बड़े से लक्ष्य तक पहुंचने की जो डोरियां हैं वो ये कॉन्टैक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट्स के लिए आप किसी को उनके इन्वेस्टमेंट बजट का मोहताज मत बनने दो। अगर उनका बजट 10, 20, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के इस मुहिम में शामिल होने का है तो बहुत अच्छा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए। लेकिन अगर उनका बजट कमजोर है लेकिन उनका सोशल सर्कल अच्छा है, तो वो कोई भी छोटी मोटी सर्विस प्रोडक्ट लेके भी आने वाले समय में अगर आरएवी की आपकी इस मुहिम में शामिल हो जाते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स, अपनी दूरदर्शिता, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने जो स्ट्रेंथ है ऑफ वर्किंग, उसके माध्यम से आपका ग्लोबल टर्नओवर बढ़ाने में कामयाबी लेते हैं, तो लेट देम इन, उन्हें आने दीजिए इस शो के अंदर। तो विचलित या डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं। पहले दिन से ये आरएवी ग्रुप रियल एस्टेट में था, आज है, और आने वाले वक्त में भी ये एक रियल एस्टेट के अंदर ही फुल्ली फोकस्ड होके काम करने वाला है। फिर कहूंगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ये सर्विसेज केवल माध्यम है। जैसे पपेट्स को डांस कराने के लिए, अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए, इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अगर उंगलियों पे नचाना चाहते हो, इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वो सब कुछ हासिल करना चाहते हो जो बाकी कंपनियां ना कर पाई हो, तो इन डोरियों पे ध्यान देके जिस भी माध्यम से आप अच्छे लोगों तक पहुंच सको, चाहे रियल एस्टेट के माध्यम से या सर्विसेज के माध्यम से, उन लोगों तक पहुंचिए और वॉल्यूम को बढ़ाने की मुहिम में शामिल हो जाएगी। हम जैसे कोई एक सवाल ये कर सकता है कि अभी हम लोगों ने क्लब फ्रीडम शुरू किया,
ठीक है। नए लोगों के लिए आश्वासन देना चाहूंगा, आज का सेशन बिजनेस इंट्रोडक्शन का सेशन नहीं था। आज का सेशन बस खाली मैं अपनी जर्नी को बस शेयर कर रहा था और अपना थोड़ा बहुत मैं विजन और फ्यूचर प्लान आपको शेयर कर रहा हूं जो अभी वर्तमान में चल रहा है, उसके लिए था। तो जितने नए लोग आज मुझे सुने हैं वो लोग 3 सवालों के जवाब अपने बुलाने वालों से ढूंढिएगा। नंबर 1 व्हाट, नंबर 2 हाउ, नंबर 3 व्हेन। व्हाट में क्या आएगा? व्हाट में आएगा कि ये कंपनी क्या है, इसके प्रोजेक्ट्स क्या है, ठीक है, और इस कंपनी के सर्विसेज क्या है, ये सब कुछ व्हाट में आएगा। उसके अलावा हाउ, इस कंपनी का काम करना है तो कैसे काम करना है, इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, ये कैसे काम करता है, मुझे पैसा कैसे मिलेगा। अगर आप एक बायर हैं तो एज ए बायर मुझे, अगर मैं पैसा आपको देता हूं तो मेरे को बदले में क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी है। अगर मैंने 5 लाख रुपया खर्च किया तो 5 लाख की वैल्यू है या नहीं है। तो आपका एज ए बायर स्कोप क्या है, ये जानने की कोशिश करिएगा। अगर आप एक निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, आप वर्किंग नहीं करना चाहते, ना आपको एंड यूजर की तरीके से इसमें इंटरेस्ट है, तो ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से हर उस एरिया में अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लाने की मुहिम में है, जिस एरिया में भी हमारी सेल्स टीम मजबूत होती जा रही है। तो हमें फंडिंग की जरूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो आप एज ए इन्वेस्टर, आपका स्वागत हो सकता है, ठीक है। तो एज ए इन्वेस्टर भी आप सवाल करिए अपने बुलाने वालों से कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट का स्कोप क्या है, रिटर्न का स्कोप क्या है, मेरे जो कैपिटल है उसकी गारंटी क्या है, ठीक है ना, ये कहीं खतरे में तो नहीं है, मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं। इन सब सवालों को अपने बुलाने वालों के साथ रखिए। तो आप 3 तरीके से इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। एज ए एंड यूजर, एज ए बायर अपने सवाल रखिए, एज ए इन्वेस्टर अपने सवाल रखिए, और एज ए वर्कर तो अपने सवाल रखिए, क्या है, कैसे करना है और कब करना है। अगर कब करने की बात है तो जानकारी लेने में जितना भी समय लगे, मेरे सेशन खत्म होने के टाइम से खत्म होके, शुरू होके, और ये सेशन 48 घंटे के अंदर अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आप सब जानकारियां हासिल करें और विद इन 48 आवर्स आप डिसीजन लें, ठीक है। तो वैन का जवाब मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि 2 दिन के अंदर अंदर आप डिसीजन लीजिए। एज ए बायर इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, या एज ए वर्कर इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तीनों ही तरीके से हर सवाल को अपने बुलाने वालों के सामने रखने का पूरा हक है, और मैं ये गारंटी देता हूं एज ए कैप्टन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कि आपको मेरे लोग ईमानदारी से ये सब सवालों के जवाब देंगे। वी मे नॉट बी द बेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री, बट वी आर द बेटर कॉम्पिटिटर फॉर एनीबॉडी, द बेटर कॉम्पिटिटर, ठीक है ना। हम सीख चुके हैं कि ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ कैसे किया जा सकता है। तो इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा स्कोप होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां के लोग बहुत अच्छा काम करना जानते हैं। मेरी स्ट्रेंथ मेरी जमीनें नहीं है, मेरे लोग हैं, और वो लोग सेल्स के लोग हैं जिन्होंने मुझे हवा से और यहां लाके खड़ा किया है। तो हम बात कर रहे थे हमारी आने वाली प्लानिंग की, एज ए इन्वेस्टर या एज ए सर्विस एंजॉयर, ठीक है ना। आप सर्विस में भी आते हैं, क्लब फ्रीडम अगर लेते हैं, हम क्लब फ्रीडम के अंदर अपने इयोन रिजॉर्ट्स के अंदर बहुत सारे वाउचर्स दे रहे हैं। उन वाउचर्स को भी आप एनकैश कर सकते हैं हमारी वर्तमान में किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। और प्लस साथ में एक ऐसा प्रोग्राम मैं आपको शेयर कर रहा हूं, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे सेशन ये एंड अप हो जाएगा। हम लोग एक अपना ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इसी साल। ये अब तक शुरू हो चुका होता अगर ये बीते हुए 3 महीने हमारी आपकी लाइफ में ना आए होते, जिसको लॉकडाउन के नाम से हम सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। इसका असर अभी भी अगले 2, 4, 6 महीने, साल, या हो सकता है इससे ज्यादा रहे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले जो मुहिम मैंने अधूरी छोड़ दी है इस लॉकडाउन की वजह से, उस मुहिम को इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं। वो मुहिम है, मेरा एक ख्वाब है जो मैंने अपने लोगों को दिया है, आज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। हम हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एक रिजॉर्ट की कल्पना कर चुके हैं और जिसका बेस बना चुके हैं, उसके लिए जमीनें खरीद चुके हैं नैमिषारण्य के अंदर।
जो एक बहुत बेहतरीन पौराणिक जगह है, ठीक है, जिसे आप गूगल करोगे, विकिपीडिया तक भी उसके विषय में आपको बहुत सारी कहानियां सुनाएगा, जहां लाखों लाख लोग हर महीने फुटफॉल होता है, गरीब से लेके और अरबपति लोग तक भी पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से वहां पे हर महीने आते हैं दर्शनों के लिए। एक पिलग्रिमेज है, एक तीर्थ स्थल है, जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार भी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर रही है। मैंने 5 साल पहले वहां पे बहुत सस्ती सस्ती जमीनें खरीद के और एक सपना देखा था कि यहाँ मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, एक रिजॉर्ट बनाऊंगा, और उस रिजॉर्ट पे अब काम करने की बारी आ चुकी है। उस रिजॉर्ट को हम लोग, अगर मैं इस रिजॉर्ट की स्ट्रेंथ की बात करूं तो इस रिजॉर्ट में बस कुछ चीजें मेरी आप अगर सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे इस रिजॉर्ट में हम जो बात कर रहे हैं कि कितने लोग एक समय में इसमें एंटरटेन किए जा सकते हैं, तो इस रिजॉर्ट के अंदर जो एरिया होगा ये होगा 80 एकड़ प्लस, 80 एकड़ से ऊपर का। हिंदुस्तान में गूगल करके देखिएगा, इतना बड़ा रिजॉर्ट अभी तक किसी ने प्लान नहीं किया है, ना ओबरॉय ने, ना टाटाज ने, ना किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये कोई कहे तुम्हारी अभी ऐसी हैसियत है, सर हैसियत धीरूभाई अंबानी की नहीं थी, लेकिन सपना था। मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मुझे सपना है और मैंने उस सपने की जमीन तैयार कर ली है। मैं जमीन तैयार करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तैयार जमीन पे अब महल खड़े करने की बात कर रहा हूं, अब वो ढांचा खड़े करने की बात कर रहा हूं। उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। जमीनें ऑलरेडी मैं बाय कर चुका हूं, 90% रजिस्ट्रियां कंपनी के नाम पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिस 100 एकड़ की जमीन की बात करी मैंने, उस 100 एकड़ में से 80 एकड़ 62 एकड़ लैंड की रजिस्ट्रियां हमारे पास में है, जिसे देखनी है ऑफिस में आके, लखनऊ ऑफिस में आके रजिस्ट्रियां देख सकता है, जिसे पोजीशन देखना है पोजीशन कर सकता है। मुश्किल से 17-18 एकड़ लैंड ऐसी बची है जिसपे टोकन हम डाल चुके हैं और उनकी रजिस्ट्रियां उठानी बाकी है। ये 62 की 62 एकड़ लैंड पैच टू पैच है। लगभग 1.4 किलोमीटर का गोमती फ्रंट हमारी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, जिसमें गोमती नदी का किनारा आपको लगभग 1.5 किलोमीटर तक आप पैदल वॉक कर सकते हैं गोमती नदी के किनारे। और इस गोमती फ्रंट पे हम कुछ सरकार की मदद से और कुछ अपना विजन और अपनी प्लानिंग और अपने फाइनेंस की मदद से और आप सब लोगों के सहयोग से जो रिजॉर्ट प्लान कर रहे हैं, उस रिजॉर्ट में एक समय में लगभग 10,000 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस रिजॉर्ट में होगा। इसमें जो स्टे कैपेसिटी रहेगी, नाइट में स्टे कैपेसिटी रहेगी, वो लगभग 1000 लोगों की स्टे कैपेसिटी रहेगी, यानी 500 से ज्यादा इसमें कॉटेजेस और रूम्स होंगे। 500 से ज्यादा कॉटेजेस एंड रूम्स होंगे, जिसमें अगर हम ट्विन शेयरिंग यानी कपल एंट्री भी माने, ठीक है ना, तो भी 1000 प्लस जाके आप एकोमोडेट कर सकते हो, नाइट शेयरिंग के लिए लोगों को एकोमोडेट कर सकते हो। लेकिन अगर सारे इवेंट्स को क्लब कर दें कि जो नाइट में लोग रुक रहे हैं, जिनके सेमिनार्स, फंक्शंस, इवेंट्स हो रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी जोन मैंने प्लान किए हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में एक्टिविटी जोन। उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को मैं शामिल कर लूं तो इस रिजॉर्ट की, इस प्रॉपर्टी की कैपेसिटी होगी 10,000 प्लस लोग इसमें एक बार में इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। इसके स्टाफ, इसको मेंटेन, इस प्रॉपर्टी को मेंटेन और इसे रन करने के लिए हमें लगभग 1000 से ज्यादा स्टाफ की दरकार होगी, जरूरत होगी। ये वो प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए 1000 से ज्यादा स्टाफ हमें जरूरत होगी। इस प्रोजेक्ट में जैसे मैंने कहा कि 500 प्लस कॉटेजेस एंड रूम्स अवेलेबल होंगे। साथ के साथ एक्टिविटीज जोन की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एविएशन के अंदर इसमें हेलीपैड हम दे रहे हैं, यानी हेलीकॉप्टर राइड। देन इसमें हम पैराग्लाइडिंग प्रोविजन लेके चल रहे हैं। इसके अंदर हम हॉट एयर बैलून लेके चल रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स लेके चल रहे हैं, ड्राई एरिया स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज और राइड लेके चल रहे हैं, जैसे जंगल राइड्स हैं। जंगल राइड्स में आप हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, एलिफेंट राइडिंग है, ये जनरल राइडिंग है, ये तो रहेंगी। इसके अलावा भी इस तरीके की आपको राइडिंग्स और एक्टिविटीज मिलेंगी कि जो किसी भी प्रॉपर्टीज में, किसी एक प्रॉपर्टी में आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। जिन लोगों के कानों से अभी धुआं निकल रहा है, मैं कारण बताऊंगा और आपको रीजन भी बताऊंगा कि ये मैं क्यों कर पाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा। बस 2 मिनट का और इंतजार करिए, ठीक है।
इस अगर रिजॉर्ट की हम बात करें तो ये तो मैंने एक हल्का सा इस रिजॉर्ट की प्लानिंग और जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा उसकी मैंने बात करी, ठीक है। अब सवाल आता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का जो बजट है वो क्या है। ये प्रोजेक्ट लगभग 5,000 करोड़ प्लस का ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। 5,000 करोड़ इसको बनाने में नहीं लगेंगे, ये मैं पूरे इवेंचुअल हैपनिंग्स की, एक पूरे कॉन्सेप्ट की, एक पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बता रहा हूं, जिसमें सारे जो इवेंचुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट भी शामिल है, जितनी हैपनिंग्स है उनकी कॉस्ट भी शामिल है, हर राइड की कॉस्ट शामिल है, इंटीरियर है, लैंड है, कंस्ट्रक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग। लगभग ये 5,000 करोड़ प्लस का ये प्रोजेक्ट है। और मेरे मित्र हैं राकेश गर्ग जी, कल मैं उनसे ये अपना सब प्लान डिस्कस कर रहा था तो वो बोले कि सर ये तो 10 साल के लिए काफी है, कि 10 साल तक हम लोग इसमें इन्वॉल्व रह सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज कर सकते हैं। गुड न्यूज क्या है कि मेरी औकात नहीं है 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करने की, तो इसे मुझे बेचना है, इसे मुझे फ्रेंचाइज करना है। ये केवल ऑपरेशन आरएवी अपने हाथ में रखेगा। इसका एक एक रूम, इसका एक एक कॉटेज, इसकी एक एक एक्टिविटी, इसकी एक एक राइड, इवन इसमें एलिफेंट भी होगा तो उसका मालिक भी आप में से कोई हो सकता है, ठीक है ना। आप उसके फ्रेंचाइज हो सकते हैं, आपने उसको खरीद के रिजॉर्ट को दे दिया और उससे आने वाली इनकम को रिजॉर्ट के साथ आप शेयर कर रहे हो, ठीक है ना। इसके एक्टिविटी जोन में कोई छोटी सी मशीन जो हो सकता है मात्र 2 लाख रुपए में लगी हो, या कोई मशीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई हो, उसके मालिक आप हो सकते हैं। किसी एक्टिविटी जोन के मालिक आप हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फ्लोर का एक हिस्से के मालिक आप हो सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं 1 लाख रुपए से लेके और 5 करोड़ तक के निवेश के, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा हूं। सो इस तरीके से ओवरऑल ये जो बजट है ये लगभग 5,000 करोड़ का है, यानी आप अगले कुछ सालों में 5,000 करोड़ का एक सिंगल डेस्टिनेशन, एक सिंगल कॉन्सेप्ट को बेचने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा मेरा काम क्या है। लैंड लगभग मैं एक्वायर कर चुका हूं कंपनी के नाम पे, लीगल्स में बढ़ा चुका हूं आगे, लैंड के ऊपर लीगल्स करा के मैं आपको प्रोजेक्ट आपके हवाले करने वाला हूं, ठीक है। जिस तरीके से एक बिल्डर जमीन खरीद के और उस पे अगर उसे 10 माले खड़े करने हैं या 15 माले खड़े करने हैं, उसका अप्रूवल लेके और मार्केट में आ जाता है बेचने के लिए टाइम फ्रेम के साथ में कि भाई इतने साल के अंदर अंदर मैं इसको, बिल्डिंग को खड़ा कर दूंगा, और बिना पहला माला खड़े हुए भी दूसरे माला बिकना शुरू हो जाता है, तीसरा माला बिकना शुरू हो जाता है, टॉप फ्लोर बिकना शुरू हो जाता है, उसकी बुकिंग आनी शुरू हो जाती है। इन दैट वे आप इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाओगे। अभी नहीं, आज नहीं, लेकिन बहुत जल्दी। मेरा लॉकडाउन की वजह से आर्किटेक्चरल वर्क इनकम्प्लीट रह गया था, अदरवाइज मुझे आज इसका सॉफ्ट लॉन्च करना था। आज से 1 महीना पहले मैंने कहा था, और वजह क्या रही कि लॉकडाउन में हम तो 6 तारीख से पिछले 1 महीना 1 दिन से ऑपरेशनल हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनियां ऑपरेशनल नहीं हो पाई हैं। उनमें से एक कंपनी हमारी आर्किटेक्ट कंपनी भी है, जिसका स्टाफ अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से मेरे जो डिजाइन्स थे वो इनकम्प्लीट रह गए, वो प्लानिंग इनकम्प्लीट रह गई, और मैं केवल वर्बल आपको ये सिर्फ समझा पा रहा हूं कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन आरएवी, ठीक है। तो मेरी इस 5,000 करोड़ में मेरी हैसियत सिर्फ इतनी थी कि मैं जमीन खरीद के आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकूं, उनके लीगल्स करा सकूं। उसमें प्रोसेस में मैं 80% कामयाब हो चुका हूं, और अगले कुछ ही समय में आप सब लोगों की मदद से और आप लोगों की इंस्पिरेशन से मैं उस बाकी के बचे हुए 20% काम को करके भी इसे फ्लोर पे लाने वाला हूं। तो गेट रेडी, ठीक है, एक ऐसे धमाके के लिए, एक ऐसे कॉन्सेप्चुअल सेल के लिए जिसकी जमीन आपकी होगी, लेकिन उस पे बेचोगे, उस जमीन पे एक एक ईंट को आप, एक एक एक्टिविटी को आप बेचोगे, एक एक कॉटेज को आप बेचोगे, एक एक लैंडस्केपिंग को आप बेचोगे, एक एक जो एक्टिविटी और कॉमर्शियल जोन है, ठीक है ना, उसमें हम लगभग 7 से 10 तरह के
अलग अलग कॉन्टिनेंटल्स, इंडियन, बिल्कुल देहाती स्टाइल, गांव की स्टाइल में, ठीक है ना, हर तरह के जो भी हिंदुस्तान और विश्व भर में डिशेस हो सकती हैं उनको वर्सेटाइल डिशेस और वर्सेटाइल वे ऑफ प्रेजेंटेशंस करके 7 से 10 रेस्टोरेंट इसमें प्लान किए गए हैं। 7 to 10 इसमें स्विमिंग पूल्स होंगे, 7 से 10 स्विमिंग पूल्स होंगे, जिसमें से 3 स्विमिंग पूल इंडोर होंगे और बाकी के आउटडोर स्विमिंग पूल्स होंगे। इस तरीके की एमिनिटीज किसी भी हिंदुस्तान के अंदर अगर प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिल जाए, सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूचर। ऑफ कोर्स वर्तमान नहीं है, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग ही बड़ा सपना देखते हैं, और जो बड़ा सपना देखते हैं वही बड़ा सपना अचीव करते हैं। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी इस जर्नी में, आज की इस लगभग 1.5 घंटे की जर्नी में, 1.25 घंटे की जर्नी में जितने भी लोग नए मेरे साथ आज रहे हैं, मैं उन सब लोगों को आखिर में भी वही बात कहूंगा, ये जर्नी 8 साल की हो चुकी है आज, ठीक है ना। अगस्त में 8 साल लगभग हो जाएंगे हमें। ये 7-8 साल में हमने जीरो से जो कुछ आज खड़ा किया है, उन नए लोगों को मैं बोलूंगा कि अपने बुलाने वालों से कह के इसको बहुत करीब से, अभी केवल मुझे सुना है, जो मैंने बोला है उसको जानने, समझने और देखने का प्रयास करें। स्वागत करता हूं लखनऊ अपने हेड ऑफिस, स्वागत करता हूं आप सब नए लोगों का अपनी साइट्स पे, ठीक है। स्वागत करता हूं आपके सवालों का, और उम्मीद करता हूं कि आपके हर सवाल का मेरे लीडर्स, मेरे सेल्स के लोग बहुत अच्छी तरीके से संतुष्टि के साथ आपको जवाब देंगे, और आपकी जर्नी भी उतनी ही सुखद होने की कामना करता हूं जितनी आज तक इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी और मेरे जो टॉप सेल्स के लोग हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, उनकी रही है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर माय ओल्ड एसोसिएट्स, माय पार्टनर्स एंड फॉर माय गेस्ट। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बेहतरीन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनिए जो अभी तक नहीं है, और जो हैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल आसमान तक पहुंचाइए। सर, अगर कोई डर है, कोई किसी तरह का डाउट है, जितने भी एसोसिएट आज मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले उस डर को, उस डाउट को खत्म करिए और वहां से शुरुआत करिए जो आपका स्पॉन्सर है। अगर वो आपका स्पॉन्सर इस डर को, आपके डाउट को खत्म नहीं करता है, तो उनके स्पॉन्सर पे जाइए, उनके स्पॉन्सर पे जाइए। और अगर कोई इस दुनिया में ना मिले तो आई वेलकम यू पर्सनली, कि ये कह के आइएगा कि जी सब लोग मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, अब आपकी बारी है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर लिसनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया कि आज आपने हमें वो सब बातें बताई जिसके लिए हम लोग इतने दिनों से वेट कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा अपने सभी लोगों का शुक्रिया अदा करके कि वो लोग इस मीटिंग में आए। एक बार फिर से मैं बता दूं कि आज की मीटिंग का उद्देश्य कोई सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान नहीं था। प्लान आज की मीटिंग का ये था कि हम में से बहुत सारे लोग तो बहुत सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में हमारे साथ बहुत सारे नए एसोसिएट्स हुए हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर को ही जानते हैं आरएवी में। अभी वो आरएवी की ताकत को नहीं पहचानते हैं, बिकॉज उनमें से बहुत ही कम परसेंटेज में हैं लोग जिन्होंने आरएवी के ऑफिस को भी देखा हो या ऑफिस के साथ साथ उनकी जमीनों को भी देखा हो। तो इसलिए बेहद जरूरी था आज सीएमडी सर का खुद यहाँ आकर के बताना कि हम पास्ट में क्या थे, क्योंकि आज जो भी एसोसिएट है उसको सिर्फ आज ही का पता है। इसलिए जर्नी का पता होना बहुत जरूरी है कि हमने जीरो से कहां शुरू किया था, और साथ में ये पता होना जरूरी है कि आने वाले कुछ सालों में हम ये कहां तक पहुंचाया जा सकता है। आज ऑर्गेनाइजेशन, अभी आज सर ने बात करी 5,000 करोड़ के बिजनेस की, आज ऑर्गेनाइजेशन 100 करोड़ के बिजनेस को भी अभी तक टच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर कितने लोग आज BMW और ऑडी ले चुके हैं, तो सोच सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में यहाँ पर कितने लोग अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ स्ट्रांगली लगे रहने के लिए आप सब लोगों का जो नए हैं स्वागत है। जो लोग ज्वाइन हैं वो टिके रहें अगले 5 साल के फ्यूचर के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं वो फिर से बात करें उस व्यक्ति से जिसने आपको आज के बिजनेस के प्लान के अंदर बुलाया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।